Hello everyone. I sincerely expect that आपका ये जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है which is presented to you by the चाणक्य IAS Academy, इस क्रैश कोर्स से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा. And from my personal experience, I can assure you that अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग प्रिसाइजली रिवाइज करवा रहे हैं. अगर आप इसी शेड्यूल में अपने पढ़ाई को अभी से लेके प्रीलिम्स तक स्ट्रीमलाइन करोगे तो आप देखोगे कि आपका एग्जाम कि आप लगभग 10 से 15 दिन पहले तक यू आर 100% श्योर दैट ये एग्जाम आप डेफिनेटली क्रैक करोगे. क्योंकि सबसे बड़ा गलती जो हम लोग करते हैं इज मिसमैनेजमेंट. वेदर इट्स अ मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम, वेदर इट इज अ मिसमैनेजमेंट ऑफ विच सब्जेक्ट टू स्टडी, इट इज अबाउट द मिसमैनेजमेंट ऑफ फ्रॉम वेयर टू स्टडी. तो इस मिसमैनेजमेंट का अभी इस पर्टिकुलर समय में थोड़ा सा भी स्कोप नहीं है. तो इसीलिए ये हमारा एक तरीके से रिलेंटलेस सपोर्ट जो कि हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल आवर फेलो स्टूडेंट्स ये प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रॉम द चाणक्य IAS अकेडमी पटना. तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बाय वॉचिंग दिस क्रैश कोर्स विल नॉट बी बेनिफिशियल. आपको खुद से हार्डवर्क करना पड़ेगा. बिकॉज अगर हम आपको यहां पे कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो फिर आपको जाकर उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेवेंट जितने भी सवाल जो पूछे गए हैं और टेस्ट सीरीज, क्योंकि हमारा आपको पता है उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज भी चल रहा है पैरेलली और वो काफी बड़े लेवल पे हमारे टेस्ट सीरीज चलता है, उसका भी डिस्कशन हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको आता है. तो अगर आप ये दोनों चीज को कर रहे हैं और इसके अलावा हमारा BPSC स्पेसिफिक मैगजीन जिसको भी चाणक्य IAS अकेडमी ने लास्ट टू लास्ट मंथ लॉन्च कर दिया है, तो अगर आप तीनों चीजों को फॉलो करोगे तो द एग्जाम you will be definitely be able to crack with a great ease of comfort. So आपको और भी कोई डाउट है तो आप चाणक्य IAS अकेडमी के अब तो हालांकि पटना में 3 सेंटर हो चुके हैं. बोर्डिंग रोड राजापुर पुल के पास पहले से था, चौराहा के पास अभी रिसेंट खुला है और बेली रोड पिलर नंबर 25 के पास तो है ही. और इनफैक्ट हमारा गया में भी अब एक नया सेंटर खुला है. सो चाणक्य IAS अकेडमी इज ट्राइंग टू broaden our presence so that every student can have that kind of access whenever or from wherever that person or student belongs. तो अब आप कभी भी हमारे किसी भी सेंटर पे आकर किसी भी तरीके का इंक्वायरी, कोई डाउट, कोई पर्सनल मेंटरशिप, किसी तरीके का इंफॉर्मेशन चाणक्य IAS अकेडमी आपको देते रहेगा. तो this is something which is off the topic, but let's now come to the topic. So आज के क्रैश कोर्स में हम लोग बात करेंगे अपने पॉलिटी के सबसे प्रमुख थीम के बारे में, जो कि है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार. फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स को कवर करता है, उसमें सबसे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है. बिकॉज अगर आप देखेंगे किसी भी कंट्री को डेमोक्रेसी कहलाना वो तभी हो सकता है जब लोगों के पास अधिकार होगा. चाइना जैसे कंट्री में जहां पे उन्होंने इकोनॉमिक पैरामीटर्स में तो काफी आगे ज्यादा बढ़ गए, बट अगर पॉलिटिकल पैरामीटर्स में देखें तो वो बहुत ही पीछे हैं किसी भी एक आम देश से. तो आप ज्यादा एक पर्सन का पैसा
इंश्योर कर सकते हो कि अ पर्सन अर्न्स मोर एंड मोर मनी, बट अ पर्सन टू जस्टिफाई इट्स एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड नीड्स टू हैव द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल पर्सनैलिटी। पूरा पर्सनैलिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ does not necessarily leads to your development of overall personality. For overall personality, you need to have economic mindset, you need to have political mindset, you need to have a mindset of critical questioning the authorities, and then only you know, जैसे पुराने जितने भी स्कॉलर्स हैं हमारे, बीट प्लेटो, एरिस्टोटल, हाना अरेंट, इन्होंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमारा, इट इज नॉट टू अर्न मनी, it is not to have a family. The most important activity for any citizen of that country is to participate in the political activity of that country. That means political empowerment, political rights is the sine qua non for a robust democracy. And hence, in this context, our constitution makers have added part 3 in our constitution from Article 12 to Article 35, which talks about this whole fundamental right. तो आज हम लोग इसी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के चैप्टर में आखिरकार जितने भी संविधान के विभिन्न अनुच्छेद हैं उनको हम लोग अपने इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि कितने तरीके के राइट्स होते हैं। एक होता है आपके पास नेचुरल राइट। इसका सोर्स, ये राइट हमें किसने दिया? नेचर ने, प्रकृति ने, भगवान ने। जस्ट बिकॉज वी आर बॉर्न टू दिस अर्थ एज अ ह्यूमन, द नेचर हैज बाय डिफॉल्ट गिवन अ सर्टेन टाइप ऑफ राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए इसको, कि ये राइट आपको कोई और नहीं दे रहा है, बल्कि ये राइट आपको अपने आप, जस्ट बिकॉज यू आर ए ह्यूमन, यू हैव बीन गिवन ऑल दीज काइंड ऑफ। तो ये पहला है आपका नेचुरल राइट, जिसका सोर्स है नेचर, प्रकृति। ये बाय डिफॉल्ट मिलता है। इसको आपको इसके ये राइट्स को पाने के लिए आपको किसी से गुहार या किसी के चैरिटी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है। द सेकेंड सेट ऑफ राइट इज द लीगल राइट्स। ये जो राइट्स है ये प्रकृति ने हमें नहीं दिया है, नेचर ने हमें नहीं दिया है, बल्कि ये राइट्स हमें सरकार ने एक लॉ, कानून लाकर हमें राइट दिया है। ठीक है, सरकार ने कानून लाया और कानून के अंदर कहा कि आप जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास ये राइट है। जैसे इंडिया में राइट टू फूड है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। द थर्ड इज द कस्टमरी राइट। ना ही प्रकृति ना ही कानून, ये राइट्स कस्टम से मिल रहे हैं, प्रथा से। जैसे ब्रिटिश में मोनार्क है, वहां का जो एक फैमिली है, वो एक सदियों से उनका एक परंपरा चल रहा है, जिसके वजह से उन परिवार के पास एक स्पेसिफिक राइट है कि आखिर अगर यूके का कोई भी मोनार्क, दैट मींस प्रेसिडेंट बनेगा, तो वो उसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करना चाहिए। और ये एक सदियों से चला रहा है, तो इसको हम लोग एक कस्टमरी नाम कहते हैं। तो ये 3 तरीके के राइट्स हैं। तो इसको समझने के बाद अब अगला सवाल आता है कि आखिरकार ये जो फंडामेंटल राइट्स है, जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये किस राइट से इंस्पायर्ड है? तो ये इंस्पायर्ड है आपका नेचुरल राइट्स के ऊपर बेस्ड है। मतलब नेचुरल मतलब नेचर, प्रकृति इज द सोर्स ऑफ दीज राइट्स। तो अब ध्यान समझिएगा कि अगर हम कह रहे हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछ सकता है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स नेचुरल राइट्स पे बेस्ड हैं, क्यों? बिकॉज नेचुरल राइट्स दिया कौन है? नेचर ने। क्या हमें सरकार ने राइट्स दिया है? वो नहीं, ये हमें प्रकृति ने दिया है। तो अगर ये सरकार ने हमें राइट्स दिया ही नहीं है, तो क्या सरकार हमसे ये राइट्स छीन सकता है? एब्सोल्युटली नो, बिकॉज वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टेट फॉर दीज राइट्स। These set of rights has been given to us by the nature, and hence fundamental rights can never ever be taken away because it is based on the natural rights. Nature is the source, not the law, not the custom. Okay, so this particular concept of FR, fundamental right, is based on the natural right.
नाउ व्हाट इज द सोर्स? सोर्स इज द बिल ऑफ राइट्स, जो कि यूएस में जब कॉन्स्टिट्यूशन उस समय बन रहा था तो उनका एक बिल था जिसमें सारे राइट्स कोडिफाई किए गए थे। तो वहां से हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को सोर्स किया है, इंस्पायर किया है। अब आते हैं फीचर्स क्या क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। तो पहला फीचर है कि कुछ सिटीजन्स के लिए है और कुछ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स के लिए भी है। फॉरेनर्स मतलब जो बाहर से आए हैं। सेकेंड, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, रादर दे आर क्वालिफाइड। मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मेरे पास कोई फंडामेंटल राइट है तो उसको कोई छीन नहीं सकता है। मेरे फंडामेंटल राइट को छीना भी जा सकता है। वो तभी छीना जा सकता है अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज या मेरे राइट्स या मुझे किसी चीज को करने से किसी दूसरे पर्सन का राइट्स अफेक्ट हो रहा है या किसी दूसरे पर्सन को इंपैक्ट कर रहा है, तो मेरे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अर्थात कि अगर मेरे किसी भी कार्य को करने से किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का क्षति या कुछ इंपैक्ट पहुंचता है, देन मेरे मौलिक अधिकारों के ऊपर सरकार जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इसी को हम कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, रादर इट इज क्वालिफाइड। इट कैन बी पुट अंडर रेस्ट्रिक्शंस बेस्ड ऑन द हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल का मतलब कि मेरे किसी चीज को करने से किसी दूसरे पर्सन को हार्म पहुंच रहा है, तो जैसे ही किसी दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचेगा तो मेरे राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस को लगाए जा सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि कभी रेस्ट्रिक्शंस लगाए ही नहीं जा सकते हैं, रादर दे आर। और इसका लॉजिक है टू बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द सोशल वेलफेयर और द सोशल कंट्रोल। ओके फाइन। नेक्स्ट, ऑल आर एप्लीकेबल अगेंस्ट स्टेट बट ओनली सम अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। मतलब बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो स्टेट के अगेंस्ट एप्लीकेबल हैं। इसका मतलब कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, फॉर एग्जांपल हमारा राइट टू इक्वालिटी है, तो ये राइट टू इक्वालिटी किसके अगेंस्ट है? मतलब कौन इनइक्वालिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकता है? स्टेट। तो इसका मतलब कि ऑल आर एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट, मतलब जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे स्टेट के अगेंस्ट एप्लीकेबल है। दैट मींस कि स्टेट उन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है। बट क्या प्राइवेट बॉडीज कर सकता है? फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक रिलायंस कर सकता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स जो है वो सारे फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट एप्लीकेबल हैं, बट केवल कुछ ही फंडामेंटल राइट्स हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ही अगेंस्ट हैं। तो ये हम लोग आगे जाके देखेंगे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए और कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स ओनली टू द स्टेट। ठीक है। सम आर नेगेटिव बट सम आर पॉजिटिव। कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग यूज कर रहे हैं कि क्या किसी फंडामेंटल राइट से स्टेट का पावर कम हो रहा है या बढ़ रहा है। अगर फंडामेंटल राइट से स्टेट के पावर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग रहा है, उसका पावर कम हो रहा है, तो वो नेगेटिव राइट्स हो। और किसी चीज को करने से अगर स्टेट का पावर बढ़ता है तो उसको हम लोग कह रहे हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। तो एक बात बताओ कि अगर मान लो हमारा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, कहीं पे हम इकट्ठा हो सकते हैं, तो क्या स्टेट हम पे बिना कुछ वजहों के भी ये कह सकती है कि आप लोग एक जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से भी इकट्ठा नहीं हो सकते हो? That you guys cannot assemble at a particular place even if you're peaceful or not, it does not matter. Can the state do that? No, because if you have a fundamental right, state cannot restrict those fundamental right except on a rational ground, that is based on the harm principle. Otherwise it cannot restrict. So that means our fundamental rights puts a brake on the power of the state. It limits the power of the state. And that's why generally all the fundamental rights are negative in nature, because whenever our fundamental rights come, the state's power kick out, the state's authority kick out. But not all fundamental rights are negative. Even some fundamental rights are also positive in nature. For example, अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग DPSP, Directive Principles of State Policy. DPSP in its entirety is positive in nature because it puts power
It adds obligation on the state government or the central government to do something. But fundamental rights is basically from the perspective of individual liberty. And hence it tries to ensure that our own existence is not controlled by the state, by the government. We are able to exercise our destiny ourselves. We are able to speak out our mind ourselves. So that's why in general it is negative in nature, that is restricts the power of the state. But yes, some fundamental rights are also positive in. Next, all are justiciable. Very important word, justiciable. देखो जस्टिसिएबल का सिंपल वे में मतलब क्या होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट को किसी ने वायलेट किया, दैट मींस आपके साथ इनजस्टिस हुआ, बिकॉज संविधान ने आपको मौलिक अधिकार दिए हैं, और अगर आपके कोई भी पर्सन या गवर्नमेंट आपके मौलिक अधिकार को छीनता है, मतलब आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। अब मैं कह रहा हूं फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसिएबल है। इसका मतलब कि अगर आपके साथ फंडामेंटल राइट्स को छीना गया है जिसकी वजह से आपको इनजस्टिस हुआ है, तो आपको जस्टिस मिलने का अधिकार है। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को जानबूझकर बिना किसी तर्क के छीना गया है, दैट मींस आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो क्या आपका जस्टिस पाना अधिकार है अब? यस, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स एक जस्टिसिएबल पार्ट का है। आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग डीपीएसपी, दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। मतलब अगर स्टेट उसको इंप्लीमेंट नहीं करती है, आपके साथ इनजस्टिस होता है, बट आपके पास वैसे केसेस में जस्टिस पाने का कोई अधिकार नहीं है। बट अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, देन इन दैट केस यू हैव ऑल द राइट टू गेट जस्टिस from the judiciary, be it the High Court or the Supreme Court. Supreme Court under Article 32 and High Court under Article 22. पढ़ेंगे आगे। तो justiciable का मतलब कि if you have been suffering from any injustice because your fundamental rights were illegally taken away, then in that case you have a right to get justice from the judiciary. That's why these are justiciable. That means they are enforceable in the court of law. Then they are defended and guaranteed by the Supreme Court. Supreme Court is the sentinel on the quivi. That means Supreme Court is the apex body whose very important mandate is to ensure that fundamental rights of the citizen of India are protected in a very good manner. Then it is not sacrosanct or permanent. That means it is not, it does not exist for the whole life. Rather, it is subjected to any kind of modification. For example, अभी जैसे सरकार ने अभी रिसेंटली EWS रिजर्वेशन लाया, उसके अंदर सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 को अमेंड किया, जिसके बाद आज हम लोग EWS रिजर्वेशन देख पा रहे हैं। So that means कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी मॉडिफाइड। बट क्या हम इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं सो दैट फंडामेंटल राइट्स का एसेंस ही खराब हो जाए? जैसे इसको एग्जाम्पल समझते, सपोज मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज होते हैं, लेकिन फिर हमको लगता है कि ये वैल्यूज गलत हैं, हम कुछ और वैल्यूज सीखते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है, चाहे कोई भी हो जाए, दैट मीन्स इंटीग्रिटी। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है इंटीग्रिटी। बाकी हम कुछ वैल्यूज हैं मेरे पास, वो हम हमेशा, इंटीग्रिटी का मतलब अलग अलग होता है। इंटीग्रिटी में बहुत सारी चीज़ होते हैं, लेकिन हमको लगता है बाद में पता चलता है कि इंटीग्रिटी का मतलब ये नहीं होता था, तो लेट अस चेंज, इंटीग्रिटी का मतलब ये होता था, तो वी शुड फॉलो दिस। तो यही कह रहा है कि फंडामेंटल राइट जो है उसका भी एक एसेंस है। जैसे हर एक पर्सन का एक एसेंस है। मेरे लिए मान लो इंटीग्रिटी हो गया, तो मैं बहुत सारी चीज चेंज कर सकता हूं, इंटीग्रिटी का मतलब भी बदल सकता हूं अगर मुझे कुछ नया अच्छा मतलब पता चले तब। बट क्या मैं अपने एसेंस को बर्बाद कर सकता हूं? मैं कह दूं कि आई एम पर्सन ऑफ नॉन इंटीग्रिटी? नो, बिकॉज दैट्स समथिंग which reflects me, which represents who I am. सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 1973 केशवानंद भारती जजमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में दिया था, और वहां पे कहा था कि संविधान का भी एक एसेंस है, एक ढांचा है, और उसको तोड़ने का पावर पार्लियामेंट या किसी के पास भी नहीं है, ना ही कि हमारे पास भी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स, ऑल्दो दे आर नॉट परमानेंट, दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, बट यस दे कैन बी मॉडिफाइड। बट कैन दे बी मॉडिफाइड टू एक्सटेंट which destroys the basic which destroys the basic essence of that right? No.
Yes, they can amend the fundamental rights, they can change the fundamental rights, but in no way they can destroy the basic premise or the basic essence of that fundamental right. Okay, so that's why it can be suspended during the operation of national emergency. It's simple. Applicability is limited by Article 31A, 31B and 31C. ये 31A, 31B को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर डाला गया था एंड 31C को 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अंदर डाला गया था. और ये सारे आर्टिकल्स को हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे. दीज ऑल आर्टिकल्स आर एक्सेप्शंस बिकॉज इन सारे आर्टिकल्स में किसी ना किसी तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, जो कि हम लोग आगे जाके देखेंगे. इसलिए लिखा गया कि इट्स एप्लीकेबिलिटी इज लिमिटेड बाय दीज आर्टिकल. नेक्स्ट, एप्लीकेशन टू पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज इज रिस्ट्रिक्ट. मतलब आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में कि फंडामेंटल राइट्स सारे लोगों के लिए तो है, बट पुलिस, आर्म फोर्स और जो भी स्ट्रैटेजिक पोस्ट्स में इन्वॉल्व पर्सनल्स हैं उनके लिए ये चीज पर्टिकुलर अवेलेबल नहीं है. इट इज रेस्ट्रिक्टेड व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एन एरिया. मतलब मिलिट्री रूल अगर कहीं पे लगा रहेगा तो उस केस में अगेन आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को लगाए जा सकते. उसके बाद आता है आपके पास मोस्ट आर डायरेक्टली एनफोर्सिएबल, दैट इज सेल्फ एग्जीक्यूटरी, बट सम नीड्स टू बी मेड एनफोर्स बाय द पार्लियामेंट. कि कुछ फंडामेंटल राइट्स को फर्दर कोई भी पार्लियामेंट के एक्शन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, मतलब वो अपने आप ही है वहां पे. बट कुछ फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए द पार्लियामेंट कैन पास अ लॉ. इसलिए सम फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली एनफोर्सिबल, दैट मीन्स यू नॉट नीड अ सेपरेट लॉ टू एग्जीक्यूट दैट, बट सम नीड टू मेड एनफोर्स बाय द लॉ ओनली द पार्लियामेंट. एंड अगेन विल सी दैट इन विच आर्टिकल सच काइंड ऑफ प्रोविजंस आर. ओके, अब हम लोग आते हैं by understanding these features. Now let us try to hit on those all important articles. तो अगर आर्टिकल 12 जो कि सबसे पहला आर्टिकल है, और आर्टिकल 12 में बेसिकली क्या कहा गया है, हमने बात किया कि हमारा फंडामेंटल राइट्स कोई वायलेट नहीं कर सकता है. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 1 में आपका यूनियन एंड स्टेट्स है, पार्ट 2 में हमारा सिटीजनशिप है, पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट 4 में डीपीएसपी है और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटी. तो पार्ट 3 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, दे ऑल आर एप्लीकेबल अगेंस्ट द स्टेट. मतलब स्टेट कैन नॉट वायलेट एनी ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स. तो हु इज द स्टेट? ये स्टेट है कौन जो पार्ट 3 के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है? तो वही स्टेट का डेफिनेशन आपको फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल, आर्टिकल 12 खुद ही दे देता है. तो वही कह रहा है कि टेल्स अस अगेंस्ट हुम आवर फंडामेंटल राइट्स, एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन द पार्ट 3 इज एप्लीकेबल. मतलब कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है पार्ट 3 में जो दिया हुआ है, तो वो स्टेट है तो है कौन? तो गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, all local authorities, that is municipalities, panchayats, etc., all other authorities that is statutory or non-statutory such as LIC, BPCL, etc. ठीक है, तो इन जनरल भारत सरकार, स्टेट सरकार, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत और जितने भी अलग PSUs हैं एंड ऑल दोस बॉडीज हैं. एक बात खास, क्या जुडिशरी वर्ड आपके आर्टिकल 12 में मेंशन है? नहीं मेंशन है. तो कल को अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि स्टेट इंक्लूड्स द वर्ड जुडिशरी आल्सो, सो नो, जुडिशरी एज एन ऑर्गन ऑफ द स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 12. दैट मीन्स इफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, देन कैन यू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट? नो, बिकॉज उसके अगेंस्ट आपका पार्ट 3 के राइट्स एप्लीकेबल ही नहीं है. क्या अगर आपका मान लो रिलायंस ने आपके फंडामेंटल्स को वायलेट किया तो क्या आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट? नो, बिकॉज अगेन वो प्राइवेट बॉडी है. It does not come under the definition of Article 12 as envisioned in the Constitution of India. तो ये याद रखना कि कौन कौन से ऐसे हमारे बॉडीज हैं या एजेंसीज हैं जो आर्टिकल 12 दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट के अंदर हमारे आते. नेक्स्ट कुछ करंट अफेयर्स का केस है, तो यहीं पे मैं उसको कवर करना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है भी रिसेंटली कि एयर इंडिया जो पहले सरकारी कंपनी था, आज वो प्राइवेट कंपनी हो गया है. तो जैसे ही वो प्राइवेट कंपनी हो गया तब तो वो आर्टिकल 12 के स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आएगा ही नहीं. बिकॉज आर्टिकल 12 में जनरली कौन है? जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट, जितने भी PSUs हैं. बट एयर इंडिया तो एक प्राइवेट कंपनी है, इसलिए कहा कि एयर इंडिया इज नॉट नाउ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड हेंस नो लॉन्गर एमिनेबल टू अ रिट जुरिसडिक्शन इन आर्टिकल 226. अब ये आगे जाके देखेंगे व्हाट इज द रिट एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिट जुरिसडिक्शन ऑफ आर्टिकल 226.
सिमिलरली 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 2020 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, और उस जजमेंट ने कहा कि यार आप कह रहे हो कि आर्टिकल 12 स्टेट के अगेंस्ट एप्लीकेबल है, मतलब रेलवे स्टेट के अंदर आता है, तो रेलवे हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। ये जो स्टेट का डेफिनेशन है ये 1950 के समय बना था। आज हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पे सरकार का खुद ही मंत्रा है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज को हम लोग क्लब कर रहे हैं, सरकार के रोल को कम कर रहे हैं, प्राइवेट एजेंसीज को बाहर बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बॉडीज हैं जो स्टेट के बिहाफ में ही काम कर रहे हैं। जैसे जितने भी इंडिया के सड़क हैं वो जनरली NHAI को बनता है, जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, और उसका टेंडर किसको देता है? LNT को। तो LNT बना किसके लिए रोड? NHAI, मतलब लोगों के लिए। बट LNT को पैसा कहां से मिला? टैक्स पेयर्स मनी से। तो हेंस ऑल दोस पीपल हैव ऑल द राइट टू नो। इसीलिए ये कहा गया था 2020 में कि जो भी ऐसी कंपनियां हैं जो ऑल्दो प्राइवेट है बट वो काम क्या कर रही है? वो स्टेट के लिए काम कर रही है, वो सरकार के लिए काम कर रही है, देन अगेन ऑल सच राइट्स आर कवर्ड, ऑल सच स्टेट, ऑल सच इंस्टीट्यूशंस आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल 13। ठीक है, so constitution will lose its importance if there is no redressal for the violation of fundamental rights of the citizens by private and parties performing government functions in PPP era. The Supreme Court consider even private body working for the state under article, ये आपके पास 12 का हमारा। अब आते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। अब आर्टिकल 13 अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब हमने कहा कि इंडिया में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे स्टेट के अगेंस्ट एप्लीकेबल हैं। तो अगर मान लो स्टेट कल को कोई भी ऐसा लॉ लाता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीना जा सकता है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है कि या तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं अंडर आर्टिकल 32, या मैं हाई कोर्ट के पास जाऊं आर्टिकल 226, और मैं कहूं कि देखो सरकार ने जो ये लॉ लाया है इस लॉ से मेरा ये फंडामेंटल राइट इंपैक्ट होता है। तो वैसे केसेस में फिर जुडिशरी जो है वो उन कानूनों का रिव्यू करेगी, क्या ये जो कह रहा है ये सही है, और अगर रिव्यू कर ली, पता चल गया कि दैट पर्सन इज गिल्टी, देन उसको हाउस से एक्सपेल कर दिया जाएगा। ठीक है, हाउस से उसको आपका एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो वही यहाँ पे कि लॉ विच अटेम्प्ट्स टू लिमिट और डिस्ट्रॉय आवर फंडामेंटल राइट शिल बाई, फॉर दिस इट गेव द पावर टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट to review all such laws made by the center or the state। और यहीं से हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी आपका आता। ओके, तो हम आ गए आर्टिकल 13 के बारे में। अब बात आता है कि आर्टिकल 13 में हमने कहा कि कोई भी ऐसा सरकार द्वारा गया हुआ लॉ, कानून अगर किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है देन उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वॉइड कर देगी। मतलब यहां से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर आता है कि वो रिव्यू करे उन कानूनों का। इसको इजराइल से जोड़ना, इजराइल में यही गवर्नमेंट के पावर को खत्म करना चाह रही है वहां के सेनेट। अब बात आती है लॉ का मतलब क्या होता है। तो लॉ का मतलब परमानेंट लॉ हो गया जो पार्लियामेंट पास करती है, टेम्पररी लॉ हो गया जो कि अगेन प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑर्डिनेंसेस पास करते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस मतलब जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, एंड कस्टमरी लॉ इन द प्रैक्टिस। क्या इस वर्ड लॉ का मतलब, या इस वर्ड लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी वर्ड जोड़ा हुआ है? ये बात का मान समझो कि क्या आर्टिकल 13 में जो लॉ का डेफिनेशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर्ड ऐड किया गया है? नहीं, देयर इज नो वर्ड सच एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड हेंस क्वेश्चन आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम आर्टिकल 13 के अंदर वॉइड नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो, बिकॉज आर्टिकल 13 में वर्ड लॉ डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर कुछ भी फंडामेंटल को छीन रही है तो बट अगेन स्टिल इट कैन बी स्ट्रक डाउन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ मिनर्वा मिल्स केस जो आगे जाके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया आर्टिकल। अब आते हैं हम लोग डिफरेंट तरीके के राइट्स में। तो राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हो गया आर्टिकल 29 और 30। इसके पहले राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था आर्टिकल 31 में, हाउएवर इट वाज डिलीटेड अंडर द 44th CA 1978।
And then again, lastly, you have the right to constitutional remedies, which is again the very, very important fundamental right, which lies at the part 3's end. आर्टिकल 32 में, ये हमारा एंड पार्ट ऑफ द पार्ट 3 में आपको मिलने को। अब आते हैं हम लोग राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। तो राइट टू इक्वालिटी में पहला लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 में ये कहा गया कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब स्टेट, कौन सा स्टेट? जो पार्ट 3 के आर्टिकल 12 में मेंशन है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब या तो वो इंडियन हो या तो इंडिया के बाहर का हो। बिकॉज अगर ये लिखा रहता कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी सिटीजन, दैट मीन्स इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर इंडियंस, इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, right? So the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India, right? So the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the law within the territory of India. ठीक है? और next कह रहा है कि it's available for all, because कहा है कि any person, that means for any person except enemy alien। enemy alien जनरली हमारा वो कंट्री होता है जिससे इंडिया वॉर में हो सब। तो ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स मिलकर इसको डिक्लेयर करते हैं। बट अभी हमारा कोई भी आपका एनिमी एलियन। तो इसमें देख रहे हो दो कीवर्ड है, एक तो है आपका इक्वालिटी बिफोर द लॉ और दूसरा है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो आखिरकार इन दोनों का मतलब क्या, ये देखते हैं। और सबसे पहले का हम लोग बात करेंगे तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ। दिस इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज अ ब्रिटिश ओरिजिनेटेड कॉन्सेप्ट, वहां से आया है। मतलब कानून अंधा है, कानून किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, कानून सबके लिए सेम है। ये सिंपल मतलब हो गया आपके पास इक्वालिटी बिफोर द लॉ। नाउ कमिंग टू इट्स अ नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव कॉन्सेप्ट, बिकॉज क्या स्टेट कल को ये कह सकती है अच्छा आप अमीर हो तो आपको 2 साल की सजा होगी, गरीब है तो उसको 8 साल की सजा होगी? नहीं। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द इक्वालिटी बिफोर द लॉ इट लिमिट्स और पुट्स ब्रेक ऑन द पावर ऑफ द स्टेट टू डू समथिंग, एंड हेंस इट इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट एज इट पुट्स अ ब्रेक ऑन द स्टेट पावर टू ट्रीट आर्बिट्रेरली। नेक्स्ट आते हैं तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो गया। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि सरकार कभी भी कोई कानून लाए तो कानून लाने के समय सरकार को हर एक लोग को एक ही नहीं मान लेना चाहिए, बिकॉज सारे लोग की जरूरतें अलग अलग है। तो सारे लोग की अगर जरूरतें अलग अलग तो सबके लिए दीन कैसे सेम हो सकता है? किसी को हो गया जरूरत 1000 रुपए का, किसी को हो गया 10 रुपए का जरूरत। ठीक है, सो वही कह रहा है कि हेंस दिस वही यहाँ पे पैरिटी ऑफ ट्रीटमेंट और पैरिटी ऑफ कंडीशंस। का मतलब ये हो गया कि आप दो अनइक्वल्स को इक्वल वे में ट्रीट नहीं कर सकते। पहला कह रहा है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल हैं, बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब कि लॉ सबको इक्वली प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज सारे के लोग को जरूरत अलग अलग है। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी बताओ क्या होता कि एक पर्सन मान लो अमीर है, एक पर्सन एकदम गरीब है, तो अमीर वाला हमेशा आगे बढ़ते रहेगा। एक पर्सन अपर कास्ट का, एक पर्सन लोअर कास्ट का है, अगर उसको तुम बैलेंस नहीं करोगे रीबैलेंसिंग, तो अपर कास्ट हमेशा डोमिनेट करते रहेगा। तो ऐसे केसेस में लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन लाना, so that law is able to serve the fulfillment of each and every people of the society, you need to have equal protection of the law. That means it's taken from the American Constitution. It is about parity of treatment under parity of conditions. Does this deal with the equality of treatment under equal circumstances? Like should be treated alike without any discipline. Hence this one is a positive concept as it puts an obligation on the state to ensure substantive equality and not formal equality. So substantive equality is equality in a true sense, and formal equality मतलब होता है ना ऊपर ऊपर से केवल। तो यही से आपका रिजर्वेशन, यही से आपका सारा चीज जड़ जो है आज, यही से आर्टिकल 15(5) से, बिकॉज ये बताता है कि किस तरीके से हमें अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करना। अब आते हैं आर्टिकल 15 में। तो आर्टिकल 15 बेसिकली टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब अगेन आर्टिकल 14 से ही मिलता, बिकॉज व्हाट इज इक्वालिटी? तो आर्टिकल 14 था हमारा, दैट मीन्स राइट टू इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो उसी के ऊपर आर्टिकल 15 है विच टॉक्स अबाउट जनरल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन ग्राउंड्स पे बैन है? हमारे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5-6 चीजों के ऊपर हमारा पूरा आर्टिकल 15 आपका। अब आते हैं आर्टिकल 15(1) में। इसमें कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है
वो एक ही शर्त में दिया जाएगा जब वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, बैचलर्स आर नॉट अलाउड। हाँ मतलब ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या बाकी चीजों के ऊपर बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है? यस। फॉर एग्जाम्पल बैचलर्स को बहुत जगह घर नहीं दिया जाता है, इसलिए आर्टिकल 15 कह रहा है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इन ग्राउंड्स पर नहीं हो सकता, बट बाकी ग्राउंड्स पे होगा या नहीं होगा वो कहीं लिखा आपका नहीं है, बिकॉज उस समय ये सब इशू आए भी नहीं थे 1990 में। ये तो अभी के इश्यूज आ रहे हैं हमारे। एंड देन कम्स टू द आर्टिकल 15(2). आर्टिकल 15(2) में क्या कह रहा है? प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल। तो आर्टिकल 15 एक अलग है, 15(2) जो है वो देखो, अब ये दिस आर्टिकल 15(2) इज एप्लीकेबल नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। It's applicable against the state and also against the private individuals. Example, access to shop, place of public entertainment, bonds, etc. etc. तो ये है आपका आर्टिकल 15 क्लॉज। देन इस आर्टिकल जो डिस्क्रिमिनेशन को अबैंडन करता है, उस पूरे आर्टिकल की कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, बीट 15(3), 15(4) एंड 15(5). तो 15(3) अगर देखेंगे तो इट प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। 15(4) provides special provision for the advancement of SEBCs, that is socially educationally backward class of citizens, that means OBC and SC and ST। अब ये 15(4) फर्स्ट अमेंडमेंट में डाला गया था इन लोगों के एडवांसमेंट के लिए। देन आर्टिकल 15(5) ये कहा गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, इंक्लूड स्टेट एज वेल एज प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस whether aided or unaided। However, it excludes the minority education और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर आप पटना का एग्जांपल देखें तो हमारा सेंट माइकल्स, ठीक है, ये हो गया। दिल्ली में देखें सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो अभी न्यूज़ में था, माइनॉरिटी। तो ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में आर्टिकल 15(5) एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 15(5) के अंदर आपको बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन करना पड़ता है माइनॉरिटीज़ के। और अभी रिसेंटली आपको पता है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर आर्टिकल 15(6) को ऐड किया गया था, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दिया गया है कि आप खुद से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए प्रोविजंस को लाके इंश्योर। देन आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नाउ आर्टिकल 16 बेसिकली इज अ स्टेप ऑन टू आर्टिकल 15 बिकॉज आर्टिकल 15 जनरली टॉक्स अबाउट एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन इट्स एंटायरिटी। आर्टिकल 16 however makes it more specific, that means discrimination is not related to job, because in job every person has the same level of respect। तो आर्टिकल 16(1) क्या कह रहा है हमारे पास? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन ऑफ मैटर इन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी इक्वालिटी अंडर और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द, ये देखो एकदम गहरा। एंड देन कम्स द आर्टिकल 16(2) कि किस किस ग्राउंड्स पे आपको जॉब्स में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, स्टेट जॉब्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया सकता है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंट। और अगेन आर्टिकल 16(2) एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट। तो आर्टिकल 16(2) is present only against the state. Judiciary cannot involve, although judiciary can, but as per constitution they are not allowed। अब ऑब्वियस बात है आर्टिकल 16(3) एक्सेप्शंस होंगे। तो आर्टिकल 16(3) में कह रहा है कि ऑल्दो डिस्क्रिमिनेशन आप किसी के रेसिडेंस के बेस पे नहीं कर सकते हो, लेकिन कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कैन डू दैट। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट कल कह सकती है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में केवल बिहारी लोग ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाकी स्टेट के लोग फुलफिल नहीं कर सकते। तो ये बिहार गवर्नमेंट का खुद का पावर है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट। और अगर बाहर से करता है तो वो आर्टिकल 3 प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ये सारा रिपोर्ट किस होता है? गवर्नर में। तो कभी कभार लेट हो जाता है तो उसके रिपोर्ट को वहीं पे बीच में ले लिया जाता है। तो आर्टिकल 16(4) में स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लास इफ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन सर्विसेज अंडर द स्टेट। आर्टिकल 16(4)(a) में स्पेशल प्रोविजन फॉर SC and ST, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इफ स्टेट थिंक्स दैट दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। एंड देन आर्टिकल 16(4) क्लॉज B, प्रोविजन डील्स विद बैकलॉग वैकेंसी मेक अंडर। क्योंकि पता है आपको इंदिरा चौहानी जजमेंट के अंदर यही आया था कि 50% मैक्सिमम ब्रीच है, उसके बियॉन्ड आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। बट ये कह रहा है कि अगर मान लो कोई बैकलॉग का वैकेंसी है तो बैकलॉग को वैकेंसी को जोड़ के नया वैकेंसी ऑल्दो 50% से बढ़ रहा है बट उसको हम स्क्रैप डाउन नहीं कर सकते बिकॉज लास्ट टाइम तो वैकेंसी था ना। So that's why those seats can be carried over to the next thing. So Article 4B provision deals with the backlog vacancy made in the clause 4 or 4A. Separate class of vacancies, but such vacancies not to be counted to decide the 50%
देन आर्टिकल 16(5) एक एक्सेप्शन अगेन रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वहां पे वैसे इंस्टीट्यूशन ये रिकमेंड कर सकते हैं कि माई चेयरपर्सन ऑफ सच इंस्टीट्यूट विल ओनली बी अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. फॉर एग्जांपल नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज member are to be from minority communities only. Then Article 16(6) again recent article 103rd Amendment Act जिसके अंदर EWS को अगेन बम्पर ऑफर 10% का सेल आपको सीट्स रिजर्व कर दिया गया EWS क्लास. EWS क्लास में हम लोग को बस कुछ जानना नहीं है, बट अगेन याद रखना कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया गया था, जिसके अंदर आर्टिकल 15-16 को अमेंड किया गया, विच इनेबल वो पार्लियामेंट को अलाउ की कि पार्लियामेंट लॉ लाके EWS को रेगुलेट कर सकता है. 10% reservation government jobs and educational institutions to EWS category. However, it excludes all those people who are already enjoying certain reservation. Example, SC, ST and O. और कुछ क्राइटेरिया दिया है कि एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ एप्लीकेशन. ऑल्सो इंक्लूडेड आर दोज हु हैड 5 acres of agri land or a presidential plot of itna, a residential plot of itna and above in the notified municipalities or 2000 square yards in other areas. ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया है, नॉट टू रिमेंबर. 8 लाख वाला टर्म आपका काफी है, बेस्ड ऑन द साइनोस कमीशन. ये देख सकते हैं, आपको पता है 5 जज का बेंच था और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, चीफ जस्टिस ललित, ये खुद ही आपको डिसेंट में थे, माइनॉरिटी में थे, और ये लोग हमारे मेजॉरिटी में थे. एंड देन कम्स टू आर्टिकल 17. तो आर्टिकल 17 बेसिकली आपको बताता है कि अगेन इक्वालिटी से रिलेटेड है, एप्लीकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी का वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि अनटचेबिलिटी कोई भी प्रैक्टिस करेगा सो दैट पर्सन विल बी पनिश्ड एज पर अ लॉ ब्रॉट बाय द पार्लियामेंट. तो अनटचेबिलिटी है क्या नहीं है इसको डिफाइन नहीं किया गया, वो अनटचेबिलिटी के बहुत सारे फॉर्म है. And then untouchability is based on the whole logic of purity and pollution principle. That is, a person from the lower caste, if touches the person from the upper caste, then it pollutes them. And hence they need to go and wash themselves. They need to go and take a bath. They need to come out and then sweep the, the feet of the upper caste. तो इसलिए untouchability को define नहीं किया गया, बहुत different shades हैं. तो कौन untouchability कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, it is decided by the judiciary from the time to time. So what is untouchability is not been defined anywhere. Madras High Court, Mysore High Court ने कहा है social disabilities passed on the basis of identity such as caste. Protection of Civil Rights Act भी लाया सरकार ने, and Article 17 is applicable against the private individual also. So now Article 17 जो है वो private individual के against भी applicable वो कर दिया गया. Then Article 18 के अंदर abolition of titles, one or more words used before or after the person's name. Example, a person holding a title especially of nobility. तो आर्टिकल 18 बिकॉज इंडिया में इक्वालिटी है, तो कोई भी पर्सन, फॉर एग्जांपल पहले तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, एक नोबल स्टेटस मिलता था. नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया वी आर रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक सिटीजन्स, वी आर फॉलोइंग वन नेशन वन लॉ, लीगल सिस्टम, वी आर फॉलोइंग वन वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन प्लैनेट एंड वन फैमिली. एंड हेंस इन दैट केस वी cannot continue to struggle and fight for the status, and hence our constitution makers have abrogated of these titles. And but however the merit based titles as Bharat Ratna, Padma Bhushan, Padma Shri are allowed, but not all those titles which are based on the hereditary or a nobility like the Raja of Banaras. तो ये पहला सेक्शन हमारे पॉलिटी थीम का खत्म हुआ है, राइट टू इक्वालिटी. इसके बाद अगले सेशन में हम लोग देखेंगे बाकी राइट टू फ्रीडम एंड ऑल दोज थिंग्स. तो आई होप कि आपको ये पर्टिकुलर सेशन पसंद आया हो. काफी अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ सो दैट कहीं से कोई एस्पेक्ट करंट अफेयर्स को भी जोड़ रहे हैं, सो दैट ऑल योर एस्पेक्ट्स आर बीइंग क्लियर्ड इन दिस पर्टिकुलर. So I hope that you like this thing. Please stay tuned to our channel, like the video, subscribe the channel, and enjoy the beauty of the preparation of the civil services or the state services examination. I again wish you very good luck for your upcoming examination. And please, again, I'm trying to request you to follow the 3 things. First, BPSC prelims crash course, second BPSC specific magazine, and third BPSC Uttin test series conducted by the Chanakya Academy. So again, I will see you in the next lecture. Stay tuned. Bye bye. Have a great day.